हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी को मोस्ट वेलकम है ऑन यूनिवर्सिटी की पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला का आज का सेशन। और आज का टॉपिक जो है वो क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीडीआर एंड वीडीआर, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। तो आई होप इससे पहले की वीडियो जो है यानी कि केवीएल केसीएल की, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए तुरंत। और ये वीडियोस अगर आपने देख लिया तो केवीएल केसीएल का कंप्लीट पूरा का पूरा डिटेल्ड फॉर्म में एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरा सारे वैरायटीज सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। तो वो देखने के बाद उसके क्वेश्चंस अगर आपने बनाए होंगे, तो अब सीडीआर एंड वीडीआर के हेल्प से और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से मैं आपको एक दूसरा टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो कि एक तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे सेपरेट क्वेश्चन आए इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं केवीएल केसीएल की तुलना में। बट इंपॉर्टेंट किस सेंस में पता है, कि सर्किट को और आसान तरीके से अगर सिंप्लीफाई कर सकें और आसान तरीके से रिजॉल्व कर सकें, तो इसमें क्या बुराई है। तो ये आपको वही एक इजी रास्ता प्रोवाइड करता है। आगे चल के आप इसी के बेसिस पर शॉर्टकट सीखेंगे कि शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो कैसे डेवलप होते हैं इन तीनों का इस्तेमाल करके। ठीक, तो आज का कंटेंट आपको पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद बिना देरी किए हम लोग क्लास को करेंगे शुरू। आज की क्लास में आप ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट अवे फ्रॉम द करंट डिवीजन रूल, देन वोल्टेज डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन मेजर थिंग्स सीखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे यूजिंग ऑल थ्री ऑफ देम। इन तीनों का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होनी चाहिए, ये सारा कुछ समझेंगे आज की क्लास में। ठीक, बिना देरी किए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक आपके सामने लेकर के आते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द करंट डिवीजन रूल। क्या होता है करंट डिवीजन रूल? देखिए, करंट डिवीजन रूल के लिए लिखा हुआ है, स्टेट्स दैट द टोटल करंट डिवाइडेड इनटू। ठीक है, आप ये थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल के लिए आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि करंट कब डिवाइड होगी। क्या सीरीज सर्किट में करंट डिवाइडर रूल लग सकता है क्या? नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वहां सर करंट डिवाइड ही नहीं हो रही है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, करंट डिवाइडर रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? ओनली ऑन द पैरेलल सर्किट्स ना, जहाँ पे कोई सोर्स जो है किसी पैरेलल ब्रांच नेटवर्क को इनपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए ये सर्किट है। अब ये जो सर्किट है, इसमें अगर मैं ऐसे तीन रजिस्टर्स लगा दूं सीरीज में, तो क्या इनके अक्रॉस करंट जो है अलग अलग रहेगी क्या? सॉरी, इनके थ्रू जो है वो करंट डिफरेंट रहेगी क्या? लेट अस सपोज तीन रेजिस्टेंस है। ठीक, और यहाँ पर मैं एक सोर्स रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक करंट सोर्स रख दिया मैंने। तो तीनों के थ्रू करंट सेम जाएगी या डिफरेंट? आपका आंसर होगा कि सर कैसी बात कर रहे हो, सेम सेम करंट जाएगी ना, डिफरेंट क्यों हो जाएगी? तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो करंट डिवीजन रूल कभी भी सीरीज नेटवर्क्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक, ये पहला इसका लिमिटेशन समझिएगा। अब कहाँ एप्लीकेबल होता है फिर उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर सीरीज में नहीं एप्लीकेबल होता है तो कहाँ एप्लीकेबल होता है। ओके, चलिए भाई, ओके डन। तो अब एक काम करते हैं, सर्किट को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग और ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर्किट को, और जो एडिशनल चीज़ें उनको हटा देते हैं। ये सब एडिशनल डेटा है, ये सबको हटा दीजिए। हाँ जी, तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर सीरीज सर्किट में नहीं लग सकता, तो फिर तो उसके लिए पैरेलल नेटवर्क होना ज़रूरी है। और पैरेलल नेटवर्क के बोलने का मतलब ये है, पैरेलल नेटवर्क बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे दो ब्रांचेस जो हैं वो पैरेलल में लगे होंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, मान लो रेजिस्टेंस ही है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, और आपको स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच की करंट पूछ लिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में पूछ लिया कि चलिए बताइए R2 से कितनी करंट जा रही है, I2 की वैल्यू कितनी होगी अगर ये I टोटल सप्लाई करंट है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर इसको ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, इसको डेफिनेटली आप ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हो। कि आप सबसे पहला काम ये कर लिए, रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास करंट सोर्स है ऑलरेडी। ठीक है, करंट सोर्स की वैल्यू है ये, जितना भी एम्पियर है वो। इसके हेल्प से आप वोल्टेज निकाल लीजिए V, और फिर सर्किट को वापस पहले जैसा बना दीजिए। यही वोल्टेज दोनों जगह पे रहेगा। अब V/R1 और V/R2 करके आप दोनों ब्रांच की करंट बता सकते हैं। आसान तरीका, बिल्कुल कर सकते हैं ओम्स लॉ से। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और प्लस दूसरी चीज़ कि आपको दोनों जगह की करंट निकालने की ज़रूरत ही क्या है? आपको मान लीजिए किसी एक ही स्पेसिफिक ब्रांच में खाली पूछा है करंट निकालने को। ठीक है, आपको दोनों वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस पता है, यानी दोनों ब्रांच में कितने की रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑल नोन।
अब आपको बोलता है कि स्पेसिफिकली I2 की वैल्यू बताओ और कुछ से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से ऐसे ये I1 जो है इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको I2 से मतलब है। अब क्या करेंगे, तो आपका एफर्ट भी तो आपको बचाना है ना, आपको ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि I1 नहीं भी पूछा तो भी फाइंड कर रहे हैं। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका तरीका जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, चलिए, सो फॉर द करंट डिवीजन रूल टू अप्लाई, सबसे पहले ये समझिएगा, लिखते हैं इसमें वी नो दैट देखिए, यहाँ से अगर जाने वाली करंट, इसका नाम मैं I1 रख दूँ, यहाँ से जाने वाली करंट का नाम मैंने I2 रख दिया। ठीक है, अच्छा ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये दो करंट्स हमारे पास है। ठीक, अब मैं बोल सकता हूँ कि I टोटल जो है मेरा, I टोटल जो है इट इज़ I1 प्लस I2, वी कैन राइट इट लाइक दैट, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ठीक है, I1 और I2 के फॉर्म में मैंने लिख दिया, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग कि I टोटल इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2, लिख सकते हैं ऐसा। या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, V को कॉमन निकाल दूँ, 1/R1 प्लस 1/R2 लिखना पॉसिबल है। ओके, ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, तो V मल्टीप्लाइड विथ 1/R1 प्लस 1/R2, जरा सॉल्व कर लीजिए इसको। सो व्हाट वी विल गेट, हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी ऐसी, I टोटल इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विथ R1 R2, नीचे ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, ऐसा हो जाएगा। ओके यहाँ तक, चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो R1 प्लस R2 यहाँ हो गया, और इधर R1 इंटू R2 के फॉर्म में ये डेटा आ गया। तो क्या यहीं पर रुक जाएं, देखिए I टोटल की वैल्यू है ना ये, हमको अगर स्पेसिफिक करंट चाहिए दोनों सेक्शंस पे, तो इतना मुझे पता है कि ये जो टोटल V जो हमको मिलेगा, ये V तो दोनों जगह कॉमन रहेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि I1 जो है दिस इज V/R1, एंड I2 जो है दिस इज V/R2, लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इस ब्रांच की करंट देगा आपको। ओके, तो अब यहाँ से जो ये I1 I2 की वैल्यू हमारे पास है ना, I1 I2 की वैल्यू हमारे पास है, तो अब इसके लिए अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली सिर्फ I1 चाहिए, तो क्या V की वैल्यू में अगर यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दूँ तो बात बनेगी क्या, करते हैं, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि देखिए I1 अगर फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं V/R1, दैट मीन्स V पहले निकाल लो आप यहाँ से। देखिए यहाँ पर V कैसे निकालोगे आप लिखोगे V इज इक्वल्स टू I टोटल इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसे लिखोगे ना। V को यहाँ छोड़ दिया, बाकी पूरे को डिवाइड में ले आया, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में R1 R2 ये वाला ऊपर चला गया, R1 प्लस R2 नीचे। इस डेटा को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये बड़ा काम का डेटा है। ऐसे V की वैल्यू निकल गई, अब V की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा और यहाँ पुट करूंगा, इन बोथ द केसेस आई विल गेट I1 एंड I2। ठीक, चलिए पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे V की जगह पे I टोटल इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, और ये वाला R1 जो डिवाइड में उसको यहाँ पे साइड पे लिख दीजिए 1/R1। ठीक है, तो ये R1 से ये R1 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन यू विल गेट I1 इज इक्वल टू टोटल करेंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए इसका डेरिवेशन जो है वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम में चांसेस कम रहता है डेरिवेशन पूछने का, लेकिन ये डेरिवेशन के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था जो इंपॉर्टेंट था, कि कई बार क्या होता है कि दिमाग में कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि हम लोग फुल लेंथ पढ़े नहीं होते हैं उस चीज़ को। क्या कन्फ्यूजन आता है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए यहाँ पे मैं दो सर्किट बना रहा हूँ, ये दोनों में से किस में CDR अप्लाई होगा और किस में नहीं होगा। ठीक, तो इसमें बहुत सारे बच्चों से गलती होने का चांसेस रहता है। लेट अस सपोज मैं आपको यहाँ पर ऐसे दो सर्किट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्किट्स हैं, दोनों में यहाँ करंट सोर्स है, और 1 2 3 तीन रजिस्टर यहाँ पर है, 1 2 दो रजिस्टर यहाँ पर है। ठीक, ये रजिस्टर R1 है और ये R2 है। ठीक, और यहाँ पर एक करंट सोर्स है I टोटल। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करंट सोर्स है, यहाँ पर रजिस्टर R1, यहाँ पर है रजिस्टर R2, और यहाँ पर है रजिस्टर R3। केस 1 है आपके पास, दिस इज केस 2। अब मान लीजिए आपको कोई बोले कि
जरा ये बताइए कि ये दोनों केस में से कौन से पर सीडीआर एप्लीकेबल होगा और किस पर नहीं होगा। तो आप भी अपने दिमाग में एक बार सोच के आंसर करिए। फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल होगा और सेकंड में नहीं होगा, या इसका उल्टा कि सेकंड में एप्लीकेबल होगा फर्स्ट में नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है मैं बता दूं आपको, दोनों पर एप्लीकेबल है। नॉर्मली आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये वाली सर्किट आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप ये करते हैं कि जब दो पैरेलल ब्रांचेस होते हैं तब सीडीआर अप्लाई करते हैं, किसी एक ब्रांच की करंट फाइंड करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दो ही ब्रांच होंगी पैरेलल में ओनली एंड ओनली देन सीडीआर इज एप्लीकेबल। इट इज़ नॉट लाइक दैट। नॉर्मली आप क्या होता है जब फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला जब याद करते हैं इसका, पढ़ते नहीं है बोलना चाहिए, याद करते हैं बोलना चाहिए, कि नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं याद कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। कैसे याद करते हैं मैं वो भी बता दूं। कि मान लीजिए इस ब्रांच का करंट पूछ लिया आपको I2, तो वही बच्चा ऐसे याद करेगा कि सर I2 की वैल्यू मतलब होती है टोटल करंट इनटू सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों के रेजिस्टेंस का सम। मैक्सिमम लोग ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। और ऐसा ये अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, टेक्निक है, अच्छा है, दिस इज गुड। लेकिन दिक्कत तब जाती है जब दो से बढ़ के तीन पैरेलल ब्रांच आ जाते हैं। तो ये बच्चा जो यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद करके चल रहा था, उसका दिमाग हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि उसने तो दो वाले का याद किया था, अब तीन का कैसे याद करेगा। ठीक है। तो अब दो चीज़ें होंगी, पहला तो वो बच्चा ये बोल देगा कि सर ये बन ही नहीं सकता, मतलब ऐसा तीन ब्रांच के लिए अलाउ नहीं है। और दूसरा चीज़ वो बच्चा बोलेगा चलो ठीक है सर, फॉर्मूला बनाने के लिए अगर आप फोर्स भी कर रहे हो तो वो ऐसा लिख देगा आई टोटल इंटू, इसको छोड़ के बाकी के ब्रांचेस, ठीक है, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिख के आ जाएगा नीचे। कि अच्छा ऊपर एक जो ब्रांच थी उसको छोड़ के बाकी दोनों ब्रांचेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द ब्रांचेस। गलत हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया किसी ने तो। अगर इस तरीके से कोई बना के आ गया तो उसका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने बेसिक कंसेप्ट समझा ही नहीं कि बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इसको एक पेज पीछे लेकर के चलिए, आपको देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है कि v इज इक्वल टू आई टोटल इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको थ्योरेटिकली लिखिएगा। मतलब ये है कि जो वोल्टेज है सर्किट का दैट इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई करंट आई टोटल इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऐसे ही मैंने v लिखा है। और इसी को जरा अगर अगले पेज पर आप स्टडी कर लिए तो बात बन जाएगी एकदम बढ़िया से। कैसे? यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को लिखता हूँ। सो देयर फोर I1 इज इक्वल्स टू v by R1 that is further equal to I total into R equivalent divided by R1। ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो CDR का असली फॉर्मूला ना ये है, ये नहीं है, ये तो उसका रिजल्ट है बस, ये तो एंड रिजल्ट है बस। असली में अगर इस तरीके से आप फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं, आप भूलने का कोई सीन ही नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि टू ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है, थ्री के लिए नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको पता है कि एज लॉन्ग एज यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टिल दैट टाइम CDR इज वैलिड, तब तक CDR लगा सकते हो। अगर 10 ब्रांच भी है, उसका इक्विवेलेंट आप निकालने की आप में दम है कि आप 10 ब्रांच का R इक्विवेलेंट निकाल लो, तो इन दैट केस CDR भी निकल सकता है वहां से किसी भी ब्रांच का, तब CDR भी एप्लीकेबल है। ठीक। करना क्या होता है बेसिकली, अब ये फॉर्मूला अगर मैं किसी को बोलूं कि इसको अपने वर्ड्स में लिखो या समझो, तो मैं उस पर्सन को ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा बोलो कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछा है उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। आसान है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में आप लिखते हैं और उसी रेजिस्टेंस से जब आप डिवाइड करते हैं तब जाके ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है। देखिए R1 कैंसिल आउट हो गया, तब ये अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बचा डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, अगर दो ब्रांच के लिए कर रहे हैं तो आपका ये जो टेक्निक है इसी को याद रख सकते हैं आप। मल्टीपल ब्रांच की जब बारी आएगी तो इस तरीके से, ठीक। फिर आप पूछेंगे कि सर इस फॉर्मूले में गलती क्या थी। चलिए इसमें की मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, जब आप इक्विवेलेंट निकालना शुरू करेंगे इसका तो ये ऐसा दिखेगा आपको। R1 R3 में कोई गलती नहीं थी, नीचे हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये बनेगा एक्चुअल फॉर्मूला। जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इस तरीके से निकल के आता है, ना कि ऐसा। तो इसी वजह से ये वाला तरीका जो है दिस इज रॉन्ग। क्लियर, समझ गए? तो फाइनल कंक्लूजन क्या होकर निकलता है भाई, CDR करंट डिवीजन रूल के लिए हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन
पैरेलल सर्किट, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन पैरेलल सर्किट। तो आई एक्स अगर आप फाइंड कर रहे हो, दिस विल बी आई टोटल इनटू आर वाई अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका कि आई एक्स इज इक्वल्स टू आई टोटल इनटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर एक्स। ये दोनों ही सी डी आर है। आप एक फॉर्मूला अगर पढ़ रहे थे अभी तक तो ये दूसरा भी आप स्टडी कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, दिस इज इट। एक साथ आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी ध्यान से देखते जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है वी डी आर आपके लिए। अगला जो पोर्शन आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल पर आपको लेकर चलूं उसके पहले सीडीआर का छोटा सा एग्जाम्पल केस जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट है। करंट डिवीजन रूल लगा करके I1 या I2 में से कोई एक करंट आप लोग भी कॉपी पे फाइंड करके एक बार देखिएगा। ठीक है, जरूर से इसको फाइंड करके देखिएगा कि कितनी वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, डिवाइड हो रहा है दो पोर्शंस में, तो कितना कितना डिवाइड हो रहा होगा, ये जरूर से कोशिश करिएगा। नाउ नेक्स्ट अगला पोर्शन है वोल्टेज डिवीजन रूल, कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए ये सब जो रूल्स हैं ये ओम्स लॉ से ही निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट एक नया थ्योरम है, नया कुछ लॉ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम्स लॉ से ही निकाल के कैलकुलेट करके डेटा आपको बताया जा रहा है। बस इतना है कि बीच के स्टेप्स को हटा के सीधे आपको एंड रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो एंड रिजल्ट की वजह से वो क्या होता है कि, और वो एंड रिजल्ट हर कंडीशन पे सेम लागू होगा, इसीलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। ठीक है, अदर देन दैट ये सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है और कोई अलग से कोई थ्योरम नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। तो कहाँ पर एप्लीकेबल है भाई, जहां पर वोल्टेजेस बदलती हैं वहीं एप्लीकेबल है। पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज नहीं बदलती ना। देखिए अगर मैं आपको ऐसे दो रेजिस्टेंसेस दे दूं एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड, कुछ भी वैल्यू है, 2 ओम है, 10 ओम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच। तो अब बताइए कि क्या यहाँ वोल्टेज बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, वोल्टेज विल रिमेन सेम, यहाँ करंट चेंज होगी। तो हमको अगर आइडेंटिटी अच्छे से पता है कि पैरेलल में क्या चेंज होता है और सीरीज में क्या चेंज होता है, तो हम खुद ही से समझ सकते हैं कि कहाँ पे वीडीआर लग सकता है और कहाँ पे नहीं लग सकता है, या सीडीआर कहाँ लगेगा कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन सीरीज नेटवर्क्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन सीरीज नेटवर्क। थोड़ा सा समझते हैं इसको और। तो सपोज कर लीजिए आपके पास सीरीज नेटवर्क है। अच्छा, इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, क्या फाइंड करेंगे इससे? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं, मतलब वोल्टेज कितनी डिवाइड हो रही है वो पता लगा सकते हैं हम लोग इस रूल के हेल्प से। कैसे पता लगा सकते हैं अभी देखते हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ का वोल्टेज है VR1, या इसको और अच्छे से लिखने के लिए V1 और इसको V2 लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट इट बी R1, दिस बी R2, और यहाँ पर है हमारा टोटल पोटेंशियल VT। ठीक, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ V1 एंड V2। लिख सकते हैं ऐसा कि टोटल वोल्टेज जो है वो V1 V2 के सम करने से आएगा। ओके, V1 क्या है? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, एंड सिमिलरली V2 जो है ये I इंटू R2 है। इस बार करंट सेम है, ठीक है, I1 I2 मत लिखिएगा, इस बार करंट सेम है सभी सेक्शंस के थ्रू। तो अब जरा इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं, चलो I की वैल्यू में निकाल लूं, तो ये है V1 बाई R1। ठीक है, खैर यहाँ से नहीं निकालते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं इस पे। तो आई विल राइट V टोटल इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, I को कॉमन निकाल लिया, एंड आई विल से कि I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट I। तो करंट I की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे पता है कि इसी करंट I का यूज करके मैं V1 या V2 दोनों चीजें पता लगा सकता हूं। कैसे? देखिए यहाँ पे, तो मेरे पास एंड एक्सप्रेशन क्या आया? I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 आया। सो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर कोई मुझसे V1 पूछेगा तो V इज इक्वल टू I इंटू R लिखना है। तो I इंटू R1, I की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। कंप्लीट हो गया आपका रूल। ये देखिए, सिमिलरली अगर आपको V2 फाइंड करना है तो I टाइम्स ऑफ R2 यानी कि V टोटल अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ R2, ये आ गया आपका V2। कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट द VDR इज। VDR यही है, इसी चीज को बता रहा है। स्टेटमेंट में कैसे समझेंगे इसको पढ़ने के समय, इसको आप लिखेंगे कि V1 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इनटू रजिस्टर, रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी, जिस भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो क्या 10 रेजिस्टेंस लगे होंगे या 50 रेजिस्टेंस लगे होंगे तो क्या वीडीआर लग सकता है क्या? जब तक आर इक्विवेलेंट निकल सकता है तब तक वीडीआर लग सकता है। ठीक है, जब तक आप आर इक्विवेलेंट निकालने में सक्षम हैं तब तक वीडीआर भी लगाया जा सकता है उस सेम सर्किट में। जिस दिन आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे उस दिन वीडीआर नहीं लगा पाएंगे। सिंपल सी बात। क्लियर है? बना लेंगे आप इस दोनों पॉइंट्स को। अब इसका जरा एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। ठीक, थोड़ा सा अब एग्जाम्पल पार्ट देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, तो आपको मैं CDR VDR दोनों का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाता हूँ बोर्ड पर। छोटा छोटा सा पार्ट है, इसको समझ लेंगे हम लोग। तो लेट अस सपोज पहले CDR पे आते हैं। यही सर्किट है हमारे पास, दो सेक्शंस पैरेलल में लगे हुए हैं, एक तरफ 2 ओम है, एक तरफ 10 ओम है। तो ये देखिए, ये हमारा 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये दोनों सेक्शंस हम लोग ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसको यहाँ से निकालते हैं हम लोग बाहर, इस पॉइंट पे ले आते हैं। ये आ गया भाई बाहर। ठीक है, अब इसका कुछ करें। चलो भाई, इसको कुछ करते हैं, इसको देखते हैं आगे चल के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा VDR समझ लेते हैं। देखिए, VDR है, ये दो सेक्शन से। अब मान लीजिए यहाँ V आउट मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा? अभी जस्ट मैंने सीखा है। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने इसको अप्लाई करना सीखा ना, तो मैं लिखूंगा V आउट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज यानी कि VS इनटू जिस ब्रांच का मुझे फाइंड करना है यानी R2 रेजिस्टेंस का, अपॉन दोनों का सम, अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस शुड बी माई फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है एकदम आसानी से मुझे इसको देख के पता चल गया। तो आपको मतलब दूसरा जो ब्रांच है, या मान लीजिए 9 ब्रांच या 10 ब्रांच और जुड़े होते हैं इसके साथ, तो उनका वोल्टेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस ब्रांच का, जिस सेक्शन का पूछा हुआ है, आप सिर्फ उतने का ही फाइंड करिएगा। ठीक है, इन बेसिक रूल से ये हेल्प होता है। ठीक है, चलिए, इनका यूज कहाँ पे होता है? अकेले इनका क्वेश्चन अलग से ऐसा सेपरेट नहीं आता है एग्जामिनेशन में। इनका क्वेश्चन कंजंक्शन में आता है कि मान लीजिए सर्किट दे दिया और बस आपको एक डेटा बोल दिया कि फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। ये नहीं बोला कि KVL यूज करके या कुछ और यूज करके। तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप सही सॉल्व करते हैं तो इन दैट केस वाई टू गो फॉर KVL एंड KCL? आप और आसान तरीके से बनाइए ना। अगर हो सके तो क्वेश्चन को CDR VDR से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए। और इसी से बात उठती है कि देन व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सर? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? चलिए, तो आपको जल्दी से मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे पहले लेके चलता हूँ, फिर बाकी सारी चीजें जो है उसको डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, देखते हैं इसमें क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, किसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसका वर्किंग होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोर्सेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे होंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्म करने का तो यही मतलब होता है। तो कितने टाइप के सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज है आपके पास, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वोल्टेज सोर्स में भी तो वैरायटी है ना। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। किसके लिए एप्लीकेबल है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, the source transform is applicable only on independent practical voltage sources, independent practical voltage sources। ठीक, ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आपसे कंफ्यूजन या गलती दोनों पार्ट नहीं होगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ऐसे आइडियल सोर्स दिया रहता है। ठीक है, तो हम
सॉल्व कर देते हैं उस पर भी, नहीं एप्लीकेबल है। अब आइडियल और प्रैक्टिकल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो एक बार पहले देख लीजिएगा, इसी सीरीज़ की पुरानी वीडियो है जहाँ हम लोग एक्टिव सोर्स की बात कर रहे थे। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 30 वोल्ट, और इसी की जगह पे एक ऐसा सोर्स है 30 वोल्ट लिखा हुआ है, और इसके साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 3 ओम्स का। तो दोनों में से आइडियल कौन सा है और प्रैक्टिकल कौन सा है? दिस इज आइडियल सोर्स, क्योंकि आइडियल सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ही नहीं, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल सोर्स है तो कुछ स्मॉल अमाउंट की इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है किसके ऊपर ऊपर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ऑन द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड नॉट द आइडियल वन। ये है आपका प्रैक्टिकल सोर्स। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, वो भी सही कंडीशन में। अब मान लीजिए इसी में मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता, यही सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ पर वायोलेशन हो रहा है वो समझना है आपको। अब ये सर्किट रहता है, आपको कोई बोलता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, आप कर सकते थे क्या? यहाँ पे आप बोलते हैं कि सर ये जो है ना, दिस इज अ आइडियल सोर्स, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस कुछ और है, ये कहीं और का रेजिस्टेंस है, ये सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता तो उसके साथ सीरीज में जुड़ा होता। याद है मैंने एक्टिव सोर्सेज के समय आपको बताया भी था कि V इज टू आई इंटू आर हम लोग लिखते हैं। तो I इंटू आर, आई अपॉन आर नहीं है, आई अपॉन आर होता तो मैं समझता कि 1/r है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बट यहाँ I मल्टीप्लाइड विथ आर है, दिस शोज कि आपके साथ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो। ओके, तो कंफ्यूजन का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको ये पता है कि जब तक प्रैक्टिकल सोर्स नहीं आएगा आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वहां नहीं लगाना है। डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो भी नहीं लगाना है, खाली इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा केस, वैसे ही सेकंड केस करंट सोर्स का भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए करंट सोर्सेस की भी दोनों कंडीशंस को देखिए आप। तो अगर मेरे पास यहां पर ऐसा करंट सोर्स है, ठीक, और इस जगह पर ये दोनों ही प्लेसेस पर सपोज कर लीजिए कि मैं एलिमेंट जो है उसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और ये आ गया हमारा करंट सोर्स, ये करंट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 एम्पियर का सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितना है? ये भी 5 एम्पियर का सोर्स है, और सीधे लोड का आउटपुट दे रहा है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बताइए आइडियल करंट सोर्स पहचान पा रहे हैं इसके अंदर से? बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को आइडियल करंट सोर्स जो है कौन सा वाला? दिस इज द आइडियल करंट सोर्स, दिस इज आइडियल करंट सोर्स। ये क्या है? दिस इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, दिस इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। किसके ऊपर एप्लीकेबल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? ओनली अपॉन द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, नॉट ऑन आइडियल। आइडियल पे नहीं लगा सकते, सिर्फ प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो चाहे वोल्टेज सोर्स की बात हो चाहे करंट सोर्स की बात हो, फॉर बोथ द केसेस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि कैसे एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ है सिंपल सा, वही बेसिक सा ओम्स लॉ जो है उसी के बेसिस पर अप्लाई करते हैं। कैसे? अब देखिए, आपको अगर ये समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल सोर्स होना चाहिए तो मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाता हूं, वोल्टेज टू करंट। मान लीजिए यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, 10 वोल्ट का सोर्स है। अब मुझे इसको बदलना है किसमें? इनटू अ करंट सोर्स। भाई एक टाइप का सोर्स है, दूसरे में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर कन्वर्ट करना ही क्यों जब एक फॉर्म में दिया है तो? देखिए कन्वर्ट करने से क्या होगा कि कई बार आपके सर्किट में दोबारा से सीरीज पैरेलल क्रिएट हो जाएगा, सर्किट का सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद सर्किट ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब मुझे अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा करंट सोर्स के लिए। आई इज इक्वल्स टू, देखिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, वी भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है। तो वी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 10, आर की जगह पे आई विल राइट 2। मतलब करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? इट विल बी 5 एम्पियर्स। ड्रॉ कैसे करूंगा? ध्यान से देखते जाइए। देखिए वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी देखिए, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, मतलब करंट का फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मैंने जो करंट ड्रॉ किया देखिए ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। वैल्यू क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट वैल्यू 5 एम्पियर। ये जो मैंने इसी से कैलकुलेट करके निकाला, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को और इस सोर्स की वोल्टेज को, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या होगा? ये 2 ओम मर्ज हो गया या रहेगा? 2 ओम रहेगा, इंटरनल है, इसलिए अब यही 2 ओम की पोजीशन बदल जाएगी। अब ये 2 ओम यहाँ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो 2 ओम पहले सीरीज दिख रहा था, अब ये 2 ओम उठ के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स है, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में नहीं होगी तो कहाँ होगी? सीरीज में थोड़ी ना होगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ऐसी पॉसिबल है कि अगर सपोज कर लीजिए सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। देखिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको ऐसी तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक करंट सोर्स दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं करंट सोर्स, और इसको आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने करंट सोर्स बना दिया, ओम्स लॉ बस आपको यहां ध्यान से अप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ऑलरेडी करंट सोर्स दिया है, आपने चेक कर लिया कि अच्छा इट इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये तो समझ में आ गया क्योंकि इसके साथ पैरेलल में इसके इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। तो अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? इनटू अ वोल्टेज सोर्स। लेकिन कैसे? है ना, क्वेश्चन अभी भी सेम है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक चीज बड़ा ही क्लियर है कि इसकी वोल्टेज कुछ ऐसे पोलैरिटी पर ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझिएगा। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 इंटू 2, मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर रहा हूं मैं, जिससे कि वोल्टेज V की वैल्यू, मतलब इसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट दिख रही है मुझे। तो यहां पर मैं 20 वोल्ट का एक सोर्स ड्रॉ करूंगा। अब प्लस माइनस कहाँ लेना है सर? डायरेक्शन देख लीजिए किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ जा रही है करंट उधर प्लस, जहां से जा रही है नेगेटिव साइन पे। ठीक, 2 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो अब ये वोल्टेज सोर्स का इंटरनल बन जाएगा, और वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड रहती है। तो इतना अंदाजा काफी है आपको ये नया सर्किट डिजाइन करवाने के लिए, और ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। अब आपका ये करंट सोर्स इस वोल्टेज सोर्स सर्किट में बदल चुका है। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक चीज है जो बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा एफर्ट कर रही है, वो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की पोजीशन बदल रही है बार बार। इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के केस में पैरेलल में है, जैसे ही वोल्टेज सोर्स मैंने बनाया सीरीज में आ गया, तो इसकी पोजीशन खाली बदलती है। किसी भी जगह पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज किया, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 ओम है तो आखिरी तक 2 ही रहेगा। क्लियर? तो ओनली द पोजीशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस चेंजेस whenever we do the source transformation, और कुछ नहीं बदलता। दूसरा चीज कि हमेशा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल सर्किट की जरूरत है, प्रैक्टिकल सोर्स चाहिए, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट सोर्स, नॉट आइडियल, नॉट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये अगर 2-3 बातें आप याद रखेंगे आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। चलिए अब आपको मैं छोटा सा एनिमेशन के फॉर्म में ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट अबाउट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक सोर्स ले आया मैं यहाँ पर, करंट सोर्स है। ठीक है, इस करंट सोर्स के साथ रजिस्टर, एक और रजिस्टर, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है। तो इतना टोटल मेरे पास सर्किट है। 5 एम्पियर का सोर्स है, 2 का रजिस्टर है, 10 का भी रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? कॉपी में आप करिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ जी, अब ट्रांसफॉर्मेशन इसका शुरू होता है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए समझिएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 2 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 2 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो भाई मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किसको लूं, 2 को लूं या 10 को लूं? तो भाई 2 मुझे इसके इमीडिएट सामने पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है, इनका जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एक प्रैक्टिकल सोर्स। ध्यान रखिएगा, दोनों को मत सॉल्व कर दीजिएगा। एक रजिस्टर और एक करंट सोर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलके एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बना दिया। ठीक, अब इसी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। क्या कैलकुलेशन लिखूंगा? वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू आई का मतलब हो गया 5 और R का मतलब हो गया 2, तो V की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 वोल्ट्स। कैलकुलेशन क्लियर है? मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक 10 वोल्ट का सोर्स लगेगा, और ये रजिस्टर कहाँ चला जाएगा वो समझते हैं। तो भाई 10 वोल्ट का सोर्स आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही, इनको रिप्लेस करके। अच्छा 2 ओम का रेजिस्टेंस का क्या होगा? करंट सोर्स के साथ पैरेलल में, तो वोल्टेज सोर्स के साथ, भाई वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ से उठा और जाके सीरीज में जुड़ गया ये।
ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए कि भाई यहाँ से ये मैंने उठाया और इसी को सीरीज कनेक्ट कर दिया, वही रेजिस्टेंस है, कोई अलग से नहीं आया। ठीक है, और बाकी की सर्किट में इसमें क्या होगा सर, ये चेंज होगा क्या? क्यों चेंज होगा? इसमें नो चेंज, सेम अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। तो समझ गए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है? इस सर्किट को मैंने इस फॉर्म में बदल दिया, इसी का उल्टा भी आप कर सकते हो, इसी का रिवर्स ऑर्डर भी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ वी डू द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, ये आपकी फाइनल इंटैक्ट सर्किट आ गई यहाँ से। ओके, बना लेंगे, इतना ही था। अब जरा क्वेश्चंस बनाते हैं। अब क्वेश्चन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सीडीआर वीडीआर कैसे इस्तेमाल होता है, आपको मैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो पीटीयू का दिसंबर 2019 का पेपर है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसी सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, इसी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लीजिए सर्किट यही रखते हैं, क्वेश्चन अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर से कोई भी डेटा आपको पूछ लिया, कहीं का करंट पूछ लिया, कहीं का वोल्टेज पूछ लिया, पॉसिबल है ना कि ऐसा कुछ पूछ ले आपसे। ठीक है, ये सर्किट आप सभी को विजिबल होगा आई होप। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर से हमको कोई डेटा पूछता है, अब मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है और सीडीआर वीडीआर का इस्तेमाल करना है। तो अब क्या डेटा पूछ रहा है पहले वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से आई डैश करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, मान लीजिए एक नया क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इससे, फाइंड आई डैश। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि केवीएल से बनाना है, केसीएल से बनाना है, सीडीआर वीडीआर। अब इसको बनाने को केसीएल से बनाते तो बहुत आसान रहता, ये क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ से बनाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन स्टिल अभी जस्ट सीखे हैं तो थोड़ा अप्लाई भी करके देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। तो मैं आपको ये सवाल बना बना के बता रहा हूँ। सीडीआर वीडीआर और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी सब यूज करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल सोर्स है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये 32 प्रैक्टिकल सोर्स है, 20 ये भी प्रैक्टिकल सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स का अवेलेबल है, 20 के साथ 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है। दोनों तरफ एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो करंट आई जो होगी वो कैसी होगी, तो करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर, विच इज नथिंग बट 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 16 एम्पियर। दूसरी तरफ का करंट भी फाइंड कर लीजिए, दूसरी तरफ का करंट हो जाएगा 20/4, तो ये हो गया 20/4। इससे हमको 5 एम्पियर की करंट सोर्स मिल गई। अब देखिए नया सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। न्यू सर्किट जो है वो किस तरीके का होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा जो करंट सोर्स है वो आ गया। करंट सोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, बस आपको लिखना बस है। करंट सोर्स की वैल्यू सेकंड केस में कितनी आई, 5 एम्पियर की आई। ठीक, तो उसके सामने कौन सा रेजिस्टेंस होगा, 4 का। तो उसके सामने 4 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, 4 ओम। ओके, ठीक है, बढ़िया। इसके बगल में 8 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमारा टारगेट क्वेश्चन है, ये वाला 8 ओम। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए जल्दी से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो सर्किट है, यहां भी करंट सोर्स बनाया आपने, ये देखिए ये वाला करंट सोर्स है। करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। कितनी वैल्यू है करंट की, 16 एम्पियर्स की है। इसके सामने एक और रेजिस्टेंस है, कितने का रेजिस्टेंस है भाई, इसके सामने का जो रेजिस्टेंस है ये, यही जो इंटरनल रेजिस्टेंस था अब ये पैरेलल में आ गया है, दैट इज ऑफ 2 ओम्स। अब आपके पास देखिए यहाँ से करंट पूछा है आई डैश। अब आपके पास ये 3 ब्रांच जो है पैरेलल में है एक दूसरे के साथ। आप चाहें तो एक ही साथ पूरी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसको पार्ट्स में ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो जैसा अच्छा लगे। देखिए सबसे पहला काम करिए, 2 करंट सोर्स है, दोनों को मर्ज करके एक सोर्स बनाइए। है ना, 2 करंट सोर्स है ना, दोनों को मर्ज करके चलिए एक सोर्स बनाते हैं हम लोग। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए, देखते जाइएगा ध्यान से। अब न्यू सर्किट बनाऊंगा मैं इसी के ऊपर बेस्ड। जो मेरी न्यू सर्किट होगी उसमें क्या होगा, ये 2 करंट सोर्स मर्ज हो गए एक में। तो इनको मर्ज करने के बाद देखिए इनकी डायरेक्शन जो है वो तो सेम ही है। ये देखिए ये भी ऊपर की तरफ करंट दे रहा है, ये भी ऊपर की तरफ करंट दे रहा है, तो 16 + 5 21, 21 एम्पियर की करंट जो है वो दिखेगी आपको यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 21 एम्पियर्स। ओके डन। आखिरी वाली ब्रांच में 8 को छोड़ दीजिए आप,
पैरेलल सर्किट है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वाली ब्रांच में आप 8 को छोड़ दीजिए, यहीं से आपको फाइनल करंट आई डैश पूछा हुआ है। और बीच की ब्रांच में क्या आएगा, यहाँ पर 2 पैरेलल टू 4 का रिजल्टेंट आएगा, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, ये कर लीजिए। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आया 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, विच इज़ नथिंग बट 4/3। सॉल्व कर लीजिए इसको और डायरेक्ट 4/3 लिखिए। तो यहाँ पे आ गया 4/3 ओम्स। सर्किट रिजॉल्व हो गई। अब देखिए ये सर्किट एग्जैक्टली करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए फेवरेबल कंडीशन पे आ चुकी है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। नाउ यू कैन सीधे सीधे डायरेक्टली यू कैन राइट कि आई डैश इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ सामने वाला ब्रांच होल अपॉन सम ऑफ बोथ द ब्रांचेस। तो 84 अपॉन 3 इंटू 3 8 24 एंड 4 28, तो दिस इज 3/28, दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और सॉल्व कर लो। सो दिस इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 3 जा। आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। तो आंसर जो है दिस इज 3 एम्पियर करंट is flowing through the 8 ohm resistance, is flowing through the 8 ohm resistance। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका यहीं कहीं। सोल्यूशन पार्ट में ये कैलकुलेशन का पार्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू किए थे और क्वेश्चन को रिजॉल्व करते करते कहाँ पर लेकर के आ गए। वैसे इस सवाल को आप किरचॉफ करंट लॉ से या नोडल एनालिसिस से बनाते तो भी ये सवाल और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाता और ईजी रहता है क्वेश्चन। ठीक, बट आपकी चॉइस है। अभी आपने CDR, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, VDR, ये सारी चीज़ें सीखी है, अप्लाई करके देखिए। जितनी ज़्यादा बार अप्लाई करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रैक्टिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे है और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक, तो आइडेंटिफाई करने पे मुझे एक ये डेटा दिखाई दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तरफ मुझे इन दोनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, इनको मैंने इस वोल्टेज सोर्स के कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू करंट सोर्स, इस 20 और 4 के कॉम्बिनेशन को भी मैंने एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदल दिया। तो देखिए ये दो तरफ करंट सोर्स आ गए। अब मैंने क्या किया, दोनों करंट सोर्स की डायरेक्शन देखा, एक साथ मर्ज कर दिया इनको यहाँ पे लाके, और 2 और 4 को पैरेलल कर दिया। 8 को नहीं छूना है, क्यों? क्योंकि इसी से करंट, वोल्टेज, पावर जो भी पूछा है वो इसी के लिए पूछा है। तो जिस ब्रांच के लिए ऐसी चीज़ें पूछी गई होती है, ऐसे ब्रांच को मत टच करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, एज इट इज इंटैक्ट रहने दीजिएगा आखिरी तक। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए। देखिए इसको और इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व किया हम लोगों ने, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, तो 2 4 जा 8 बाई 2 प्लस 4 6, 8/6 आ गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 बचा मेरे पास यहाँ पर। और ये करंट सोर्सेज को ऐड करने के बाद 21 का डेटा इधर है। अब पूरी सर्किट को सॉल्व करना है आपको, बस CDR लगाना है और कुछ नहीं। इस पॉइंट पर मैंने करंट डिवीजन रूल केवल अप्लाई किया और देखिए सर्किट कितने आसानी से सॉल्व होकर आ गई। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, यहाँ मैंने कोई किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व किया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करके देखते जाइए, क्वेश्चन बढ़िया से आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप उन सवालों को भी बनाइएगा। जैसे एक ये सवाल है, AKU पटना 2021 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस का यूज करके हर सेक्शन से, हर ब्रांच से कितनी करंट जाएगी वो फाइंड करना है आपको। ठीक, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये सवाल नोडल के लिए ही ज़्यादा अच्छा है, नोडल से बनाने के लिए बेटर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ये सवाल है, देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके खुद से ट्राई करिएगा। ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा RGPV का ये सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपको नोट्स पर भी मिल जाएगा साथ में, ये नोट्स पर ही भेज देता हूँ मैं डायरेक्ट। चलिए ये रहा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला, इसमें आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट
इन 10 ओम रेजिस्टेंस। वैसे तो सवाल में किरचॉफ लॉ की बात किया है, बट आपको मैं एक इस चीज़ की फ्रीडम दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करने के समय अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। आपको लगता है केवीएल केसीएल से बनाना है, उससे बनाइए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सीडीआर वीडीआर से बनाना है, उससे बनाइए, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किससे जल्दी सॉल्व हो रहा है और किससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। हर कंडीशन में आपके क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी लॉ से, कोई भी थ्योरम से सॉल्व करिए एक ही सर्किट को, वो आंसर आपको उतना ही देगा, उसमें नो चेंज। अगर चेंज आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गलत अप्लाई कर दिया। ठीक है, चेंज क्यों होगा भाई? इस सर्किट के हेल्प से अगर इस 5 ओम या 10 ओम के थ्रू मैं करंट वोल्टेज पावर कुछ निकाल रहा हूँ, तो वो मेथड में चाहे कुछ भी लगा लूँ, वो करंट वोल्टेज पावर तो उतनी ही होगी ना, उसकी वैल्यू कैसे बदल सकती है? ठीक, तो चाहे कोई भी आप मेथड लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से आप करंट फाइंड करके बताइएगा। क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके लिए गिवन रहेगी। तो दिस वॉज ऑल। इसमें हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या सीखा? सीडीआर सीखा, वीडीआर सीखा, और तीसरी चीज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। अगली क्लास में आपसे मिलूंगा और एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरम्स अब आपके शुरू होंगे, उन थ्योरम के शुरू होने से पहले आपका एक अच्छा खासा कमांड जो है वो डेवलप हो जाएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको थेवेनिन थ्योरम भी मिलेगा, और थेवेनिन थ्योरम के साथ एक खास बात यह है कि डिपेंडेंट सोर्स के साथ करवाऊंगा आपको थेवेनिन थ्योरम। सो दिस विल बी अ न्यू थिंग, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे और मस्त से आपको ये क्वेश्चन का तरीका जो है सॉल्व करने का वो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। उस पीडीएफ में और क्वेश्चंस डाल करके सेंड करूंगा, ताकि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस होती रहे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और प्लेलिस्ट नहीं देखा तो ये वाली प्लेलिस्ट जो एकदम जल्दी से देख लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद। थैंक यू।